बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शहजाद ऑनलाइन में। हम जैसे कि ऑलरेडी बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग में हेड्स ऑफ अकाउंट्स की सीरीज़ के ऊपर, और इसमें आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक गिवन कर रहा हूँ, या यहाँ आई बटन पे लिंक आपको गिवन हो जाएगा, उसको प्रेस करके आप वो लिंक्स देख लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर की वीडियोस आपको अप टू डेट मिलती रहें। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एसेट के बारे में, और करंट एसेट क्या होता है, और इसमें से हमने कैश से लेके मर्चेंडाइज तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम उससे अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, यहाँ मर्चेंडाइज तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाईज, जिसको अनयूज्ड या ऑफिस स्टोर शॉप्स वगैरह कह सकते हैं। अनयूज्ड चीज़ें ऑफिस सप्लाईज जिसको कहा जाता है। बेसिकली ऑफिस सप्लाईज बोलते हैं बेटा उन चीज़ों को जो बिज़नेस की छोटी मोटी चीज़ें हों, और लाइक ऑफिस की या ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी छोटी मोटी चीज़ें वो, बट क्योंकि उसको हमने परचेज़ किया है तो उसमें हमारी कॉस्ट तो लगी है, तो वो हमारी हैं, तो इसलिए हम उसको एसेट भी बोलते हैं। लाइक स्टेपलर हो गया, या स्टेपलर की पेन्स हो गई, स्टेशनरी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ऑफिस सप्लाईज कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पैटी कैश फंड। पैटी कैश फंड क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा एक फ़ंड अलग करती है, जैसे कि छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए एक फ़ंड अलग से साइड पे कर दिया जाता है, जिसको हम पैटी कैश फंड बोलते हैं। वो हमारा ही पैसा होता है जो हमने अलग से रखा होता है एक छोटे मोटे खर्चों को करने के लिए, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं पैटी कैश फंड। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे लाइक चाय पानी का कोई खर्चा वगैरह हो गया, फ़ोटो कॉपी वगैरह का कोई खर्चा हो गया, वो हमारे लिए पैटी कैश एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और उसके लिए हम जो पैसे अलग करते हैं वो हमारे लिए पैटी कैश फंड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है एक्रूड इनकम यानी कि रिसीवेबल इनकम। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये आपके लिए कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो है किसी के लिए कोई काम किया, लाइक आपने किसी को कोई कमिटमेंट की, एग्जांपल देते हैं, आपने जो है कहीं पे किसी को जो है रूम पेंट करके दिया, आपने अपना काम कर दिया, आपने अर्निंग कर ली कि आपको पैसे मिले, नहीं मिले, बट आपने अपनी सर्विसेज दे दी हैं तो उसके पैसे आपको मिलेंगे तो सही, तो वो आपके लिए कहलाता है एक्रूड इनकम, जो कि आपके कमा लिया है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जो आप कमा चुके हैं, अर्न कर चुके हैं, बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो वो आपके लिए एक्रूड इनकम कहलाती है। यानी आपने अपनी सर्विसेज दे दी बट आपको अभी तक जो है उसका अमाउंट नहीं मिला, वो आपने रिसीव करना है, तो वो आपके लिए एक्रूड इनकम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रीपेड। प्रीपेड में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि रेंट है, सैलरी है, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। प्रीपेड बोलते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिया, जो हमने टाइम से पहले पे कर दिया बट वो खर्च नहीं हुआ, हमने पैसे पे ऑफ कर दिए हैं बट वो खर्च नहीं हुए, वो हमारे लिए प्रीपेड कहलाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने एक घर किराए पे लिया है जिसका रेंट 30,000 है, एक महीने का रेंट 30,000 है, यानी कि पर डे का कितना हुआ, 5,000 हुआ। ठीक है, मंथ की पहली तारीख को आपने अपने मकान मालिक को 30,000 रुपये किराया दे दिया, बट क्या वो खर्च हुआ, नहीं। हाँ, आपकी जेब में से जा चुका है, आपकी जेब में से सामने वाले के पास जा चुका है, बट वो खर्च नहीं हुआ, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। अब लेट सपोज आप 5 दिन उस घर में रह चुके और 5 दिन में आप जो है घर छोड़ के जाना चाहते हैं, तो अब क्या होगा, उस 30,000 में से 5,000 खर्च हो चुके हैं, 25,000 आप वापस ले सकते हैं। जो 25 है वो क्या है, प्रीपेड है। आपने दिए कितने थे, 30,000, 5 दिन आप घर में रह चुके, तो 5 दिन का किराया हुआ 5,000। ठीक है, अब आप घर छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको 25,000 क्या मकान मालिक आपको रिटर्न करेगा। ये है क्या, प्रीपेड, यानी जो आपने पहले से
पे कर दिया बट खर्च नहीं हुआ है, पे करा जाए, एडवांस में दे दिया है, वो आपके लिए प्रीपेड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आसान अल्फाज में बोला जाए तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जल्द अज जल्द कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। ठीक है, लाइक आसान एग्जांपल समझाने के लिए, बट वो इसमें आएगी नहीं, मैं आपको इजी आसान वर्डिंग में जो आपने देखा हो, लाइक आपके पास बॉन्ड्स वगैरह रखे हुए हो, प्राइस बॉन्ड वगैरह, बट वो इसमें आते ही नहीं है, बट एक तरह से कहा जा सकता है कि वो आपके समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉन्ड्स वगैरह आपके लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप किसी को बॉन्ड भी दे देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रा करंट एसेट। अच्छा, ये इसी के अंदर आते हैं, अलग से नहीं है। कॉन्ट्रा करंट एसेट मींस वो चीज़ जो एसेट में से लेस की जाएगी। ठीक है, एसेट नहीं, आई मीन्स करंट एसेट में से जो चीज़ लेस की जाएगी वो हमारे लिए कॉन्ट्रा करंट एसेट कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है बता देते हैं। इसमें आता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपने किसी को उधार दिया था 25,000 का, आपने किसी को लोन दिया 25,000 और साल एंड होने वाला है, उसने आपको जो है 25,000 तो नहीं, उसने आपको 20,000 रुपीज़ दिए बस। आपने जो है उधार दिया था एक बंदे को या बहुत सारे बंदों को उधार दिया हुआ था 25,000 का, बट साल के आखिर में आपको जस्ट 20,000 मिलते हैं, 5,000 आपके डूब जाते हैं। अच्छा, जो उधार दिया था और आपने रिसीव करना था वो क्या था, आपका अकाउंट रिसीवेबल था। ठीक है, बट आपको अकाउंट रिसीवेबल 25,000 था, मिले आपको 20,000, तो इट्स मीन्स 5,000 आपका क्या हो गया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो गया। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमेशा लेस होता है अकाउंट रिसीवेबल से। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, इसमें से लेस होता है क्या आपका ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, हमेशा इसको लेस किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमारा एसेट करंट एसेट का पार्ट ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।